अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी क्लास मैट्रिक बायोलॉजी से हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। तो सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू फाइट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, सबको पता है कि एंटीबायोटिक हम किसके अगेंस्ट लेते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ये दो तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकता है? या तो उस बैक्टीरिया को किल कर दे या फिर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे कि बैक्टीरिया आगे रेप्लिकेट ना हो। तो इसका मैकेनिज़्म दो हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है। ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट में। ठीक है, जब कोई चेंज ना आ रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। तो स्टेटिक मीन्स कि बैक्टीरिया समझ लो कि रेस्ट में आ गए, अब वो रेप्लिकेट नहीं कर रहे। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को रेस्ट में ले आए, मतलब वो आगे रेप्लिकेट ना हो सके बैक्टीरिया, तो उन एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। मीन्स दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है बैक्टीरियोसिडल। तो बैक्टीरियोसिडल में वो एंटीबायोटिक्स आती है जो बैक्टीरिया को किल कर दें, विच कैन किल द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये नेचुरली भी होती है और इसको हम लैब्स में भी बनाते हैं। ठीक है, तो नेचुरली हमें कहाँ से मिलेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हमने पेनिसिलिन देखी थी, पेनिसिलियम से हमें मिल रही थी। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलती हैं और कुछ को हम लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बॉक्स में एक बात लिखी हुई है, द फर्स्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एक्सीडेंटली बाय मोल्ड। देखो, इसका बैकग्राउंड तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। डिस्कवर किसने किया? फ्लेमिंग ने। कैसे किया वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बीटा लैक्टेम। बीटा लैक्टेम एक रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है रिंग फॉर्म में। तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं? बीटा लैक्टेम रिंग। अब जिस एंटीबायोटिक में ये बीटा लैक्टेम रिंग मौजूद होगी उसे हम क्या कहेंगे? बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन भी एक बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है। ठीक है, जब पेनिसिलिन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें ये बीटा लैक्टेम रिंग मिलेगी। नेक्स्ट है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग हम लेते हैं किसी इन्फेक्शन को, किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। उसके एक अपना डिज़ायर इफ़ेक्ट है जिसके लिए हम वो ड्रग ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या होते हैं? कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी तरह से एंटीबायोटिक के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में पहला क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि हम जो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ले रहे हैं, अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर काम नहीं कर रही है, उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही है। मीन्स कि वो बैक्टीरिया अब उस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो गया। अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही है, उसको किल नहीं कर रही है। अच्छा, अब जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स ये बेस्ड करते हैं नॉर्मल फ्लोरा पे। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नॉर्मल प्रेजेंट है। ठीक है, वो नॉर्मली हमारे बॉडी में होते हैं और वो कोई डिजीज़ भी नहीं करते, बल्कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्किन। ठीक है, स्किन पे भी हमारे कुछ नॉर्मल फ्लोरा हैं। डिफरेंट हमारी बॉडी रीजन में डिफरेंट फ्लोरा है। जैसे स्किन के फ्लोरा डिफरेंट है, डिफरेंट बैक्टीरिया स्किन पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे जीआईटी में दूसरे तरह के बैक्टीरिया हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक में डिफरेंट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, हमारे ओरल कैविटी में डिफरेंट फ्लोरा है। तो इस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फ्लोरा है और ये नॉर्मल है। तो ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, बल्कि ये हमें दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्किन है, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। तो स्किन पे क्या नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है? ये नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं? जो हमारे आउटसाइड बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया हैं, उसको एंटर नहीं होने देते स्किन में। क्योंकि स्किन में एंटर होने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर कौन है? ये हमारा नॉर्मल फ्लोरा। तो अब वहाँ पे एंटर होने की स्पेस नहीं है, सारी स्पेस नॉर्मल फ्लोरा ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो अब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल समझते हैं। कंसीडर करो कि ये एक रूम है। ठीक है, ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर गार्ड्स हैं। तो गार्ड्स हैं,
ठीक है, गार्ड्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है ताकि बाहर से कोई भी रैंडम पर्सन यहाँ पे एंटर नहीं हो सके, इस रूम में एंटर ना हो जाए। तो हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा हैं वो इस गार्ड की तरह है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देगा। अच्छा, अब एंटीबायोटिक अगर कोई पर्सन लेता है तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, एक बैक्टीरिया तो वो है जिसने इन्फेक्शन किया हुआ है, जिसके लिए हम वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और साथ ही हमारे नॉर्मल फ्लोरा भी हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये उस इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को किल करेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा हैं वो भी इससे किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया हैं वो एंटर हो सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होने की वजह से जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं वो हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया हो सकता है। ठीक है। हम नॉर्मली जो एंटीबायोटिक है वो ओरली ले रहे होते हैं, ओरली ले रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं उसको किल कर देगा और फिर क्या होगा, डायरिया, साथ ही साथ स्टमक अपसेट, थ्रश। अच्छा, अब हमारे ओरल कैविटी के जो नॉर्मल फ्लोरा हैं वो किल हो जाएंगे, तो फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं माउथ में। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन कॉज बाय कैंडिडा एल्बिकन, वजाइना में भी नॉर्मल फ्लोरा होता है। ठीक है, वहाँ पे भी डिफरेंट बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होने देते, तो अब वो किल होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैन कॉज येलोइंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कैन कॉज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ठीक है, जो रूटीन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है उसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाती है कि बैक्टीरिया हैबिचुअल हो जाता है उस एंटीबायोटिक का। अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी, उसको किल नहीं करेगी। अब ये रेसिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ ऐसे चेंजेस ले आता है अपने सेल में जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक अब उस बैक्टीरिया सेल के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं, या तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम्स बना ले जो उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर दे, फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकेगी। उसके बाद क्या हो सकता है कि या तो बैक्टीरिया अपने सेल में उस एंटीबायोटिक को एंटर ना होने दे। ठीक है, वो अपना सेल का स्ट्रक्चर, अपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर ले और ऐसा कर ले कि वो एंटीबायोटिक अब एंटर ही नहीं हो रही सेल में। तो ये एक तरीका हो सकता है रेसिस्टेंस का। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक एंटर हो गए लेकिन वो कुछ ऐसे पम्प्स क्रिएट कर ले कि वो पम्प्स क्या करें, वो चैनल्स क्या करें, उस एंटीबायोटिक को फ़ौरन से बाहर निकाल दें। तो ये भी क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, कि अब वो एंटीबायोटिक जब बैक्टीरिया सेल में जाएगी ही नहीं तो वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कैसे करेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करना है वो है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, एक ड्रग है जो कि हम किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। अच्छा, वैक्सीन है क्या बेसिकली, वैक्सीन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक वैक्सीन है पोलियो वायरस के अगेंस्ट, तो उस पोलियो वैक्सीन में क्या होगा, पोलियो वायरस ही होगा, लेकिन वो वायरस कैसा होगा, किल्ड होगा। ठीक है, किल फॉर्म में हो सकता है, या फिर वीकेंड होगा कि हमने उसकी जो टॉक्सिसिटी है उस वायरस की वो ख़त्म कर दी है, उसको वीक बना दिया है ताकि वो बॉडी में जाकर डिजीज़ ना करवाए। ठीक है, तो वैक्सीन किल हो सकती है, वीकेंड भी हो सकती है, और टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सॉइड्स, कि हम क्या करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब वो केमिकल जो डिजीज़ करवा रहा है, ठीक है, उस टॉक्सिन को यूज़ करें और उससे वैक्सीन बनाएं। ठीक है, वैक्सीन में हम उस टॉक्सिन को यूज़ करें, या फिर ये हो सकता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म का कुछ स्मॉल पार्ट, कुछ प्रोटीन्स यूज़ करें और उससे वैक्सीन बनाएं। ठीक है, उस वैक्सीन में हम उस ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोटीन यूज़ कर लें। तो ये डिफरेंट तरह की वैक्सीन होती है। अब वैक्सीन फंक्शन कैसे करती है, ठीक है, वैक्सीन का फंक्शन क्या है बॉडी में जाकर, वैक्सीन जैसे हमारे बॉडी में जाती है वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बस फ़र्क क्या है कि वो डिजीज़ नहीं करवाएगा, वीकेंड है या फिर किल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है। तो जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सिस्टम में हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स और बी सेल्स। तो इनका काम क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो ये टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये बनाते हैं कुछ एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडी, और फिर ये जो एंटीबॉडी है ये हेल्प करती है इस ऑर्गेनिज़म को किल करने में। लेकिन इन्फेक्शन से लेकर
ये पूरा प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, उस डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि फीवर है, पेन है। अब हम जब भी कोई वैक्सीन बॉडी में एंटर करते हैं, अगेन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, टी सेल्स, बी सेल्स, ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये हमें फ्यूचर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि जब भी उस ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होगा, हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, फ़ौरन से उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी। ठीक है, वैक्सीन की वजह से क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन के बाद बननी थी, अब वो पहले से ही हमारी बॉडी में बन चुकी है। अब जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होगा या उससे बॉडी का एक्सपोजर होगा, बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करेंगी, उस ऑर्गेनिज्म को फ़ौरन से किल कर देंगी और इस तरह उस डिज़ीज़ से हम बच सकते हैं। पहले से एंटीबॉडी होने का फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनिज्म को किल करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, और फिर जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे। अब लास्ट डेफिनेशन है इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़। देखो, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस पर्सन को रेजिस्टेंट बना देते हैं इन्फेक्शन से, एक ख़ास इन्फेक्शन से। कैसे, वैक्सीन देकर। ठीक है, हमने एक पर्सन को वैक्सीन दी, अब वो पर्सन क्या हो गया, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गया कि अब वो इन्फेक्शन इस पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मींस वैक्सीन के ज़रिए किसी पर्सन को उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट बना देना। ठीक है, उसको इम्यून बना देना कि अब वो इन्फेक्शन उस पर्सन को इफ़ेक्ट ना करे। तो ये क्या है, इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे।